1 अगस्त को पेरिस में स्वप्निल कुसाले जो थे उन्होंने टीम इंडिया के लिए एक मेडल जीता था और अब लगभग लगभग 1 महीने होने वाले हैं और हमारे साथ स्वप्निल मौजूद हैं अपनी उस जर्नी के बारे में बात करने के लिए। स्वप्निल, 1 महीने हो चुके हैं, किस तरह से जर्नी रही है? 1 महीना हो गया है बट काफ़ी हेक्टिक भी सारी चीज़ें चल रही है जैसे कि लोगों को मिलना एंड जहाँ पे जो पीछे जिनसे आज तक भी मिला नहीं मैं क्योंकि इतने टाइम तक तो शूटिंग है सब कुछ चल रहा था तो वो सारे मिलने का थोड़ा सा सीन चल रहा है मेरी लाइफ में अभी तो सब। ये जब सीन तो लोगों से मिलने का चल रहा है, चीज़ें बदली हैं, लाइफ बदली है पोस्ट द मेडल। लोगों से जब जिस तरह से रिएक्शंस आते हैं, चीज़ें बहुत बदली हैं या स्वप्निल के लिए सारी चीज़ें सेम है? जैसे कि मैं पहले जैसे था मेडल से पहले अभी भी सेम वैसा ही हूँ। बस लोगों के लिए एज एक मेडलिस्ट ऐसे देखा जाता है, उनकी नज़र से ऐसे देखता हूँ, वो देखते हैं मुझे। और उसके अलावा मेरा ड्रीम अलग है। तो ये बस मेडल एक उसके क्लोज टू दैट मेरा ड्रीम ऐसा बोल सकते हैं। तो और मेहनत करनी है तो इसको साइड में रख के मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अभी। इतने ही काम और कंपोज़ तरह से आपने शूटिंग की, उतने ही काम और कंपोज़ तरह से आप जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन जब रोड पे चलते हैं, वहाँ पर घर के पास, और ऑब्वियसली आप ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, हर एक इंसान ओलंपिक मेडलिस्ट नहीं होता है। तो लोग देखते हैं, आते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आपके साथ फ़ोटो खिंचाई होगी दिल्ली जब आप आए होंगे। तो वो थोड़ा अलग लगता है, यूज़्ड टू हो रहे हैं उस पूरे चीज़ों को लेकर? मतलब यूज़ टू हो रहा हूँ अभी। पहले ऐसे कभी आदत नहीं थी, लाइक थोड़ा थोड़ा था कि महाराष्ट्र में लोग पहचानते थे। बट नाउअडेज़ अभी काफ़ी सारे लोग पहचानते भी है एंड उनका जो हैप्पीनेस है वो उसको देख के मैं उनको मना नहीं कर पाता। क्योंकि जो उन्होंने स्पोर्ट्स के लिए इतना गौर से देखते हैं और स्पोर्ट्स के लिए इतना अच्छे से वो सोच रहे कि अपना देश भी वहाँ उस लेवल पे खेल रहा है, तो उनको मैं मना कर ही नहीं सकता उस चीज़ को लेके। लेकिन कहीं-कहीं फ्रस्ट्रेशन होती है कि बस करो यार, मैं थक गया हूँ, 1 महीना हो गया, अब जाने दो, मुझे अब अपनी शूटिंग पे जाना है, या अच्छा लग रहा है ये जो फ़ेम मिल रहा है, ये जो लोग बात कर रहे हैं, ड यू आर एन्जॉयिंग इट और यू आर वेरी कि नहीं यार बस कर दो? नहीं, वो सबका उनका प्यार है और उसको मैं मना नहीं कर सकता कभी। सो आई एम रियली एन्जॉयिंग वो चीज़ें। जब भी किसी से मिलता हूँ वो ग्रीट करते हैं और विशेस करते हैं, तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट कि लोग अच्छे से वहाँ पे हैप्पीली सब कुछ चीज़ें कर रहे हैं। स्वप्निल, एक चीज़ होती है कि बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें फिज़िकल फ़िटनेस की ज़रूरत होती है। यहाँ शूटिंग में फ़िज़िकल फ़िटनेस के अलावा आपको मेंटल फ़िटनेस भी चाहिए होती है कि आप अपने आप को किस तरह से अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हो। तो उस चीज़ के लिए आप फिज़िकल फ़िटनेस के साथ-साथ उस चीज़ को किस किस तरह से उस पे वर्क करते हो? जैसे कि मेंटल ट्रेनिंग में काफ़ी चीज़ें होती है। जैसे कि हम ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे थॉट्स क्या आते हैं, और डेली लाइफ में हम किसी से बात करते हैं तो कुछ नेगेटिव थॉट्स उनके मुंह से आते हैं या उनसे बोले जाते हैं तो वो भी हमारे दिमाग में कहीं स्टक हो जाते हैं। तो एज अ टाइम पे ट्रेनिंग करते परफॉर्म करते तो वो थॉट्स हमारे बैक ऑफ द माइंड रन करते हैं। तो उसको नहीं आने देना है। अगर आ गए तो उसको अच्छे तरीके से उसको कैसे डाइवर्ट करें, वो हमें सिखाया जाता है मेंटल ट्रेनिंग में। तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एज लाइक हम फिटनेस करते हैं और डाइट करते हैं, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही एक मायने रखती है चीज़, मेंटल ट्रेनिंग। ओलंपिक से पहले कोई पर्टिकुलर डाइट फ़ॉलो की थी, या फिर ये था कि अब मैं ये नहीं खाऊँगा, जब मेडल मिलेगा उसके बाद खाऊँगा, कुछ ऐसा था? जैसे कि मैं लैक्टोस इंटॉलरेंट पर्सन हूँ, तो मिल्क प्रोडक्ट तो खा ही नहीं सकता। एंड मैं जो स्वीट्स होते हैं वो तो खाता ही नहीं मैं मोस्टली। तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर था नहीं कि जो मेरे बॉडी के लिए नीड है जिस फूड की वही मैं खाने लगता हूँ। कि जैसे कि अभी वहाँ पे जो अवेलेबल था इंडियन, जैसे कि विलेज में जो अवेलेबल है उसी में अच्छा प्रोटीन क्या डाइट मुझे मिल रहा है, उसको देखते हुए मैं सब कुछ खा रहा था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो जाके वो ही खाऊंगा। बस इतना है कि अभी महाराष्ट्र में पूरन पोली मेरी सबसे फेवरेट डिश है, तो वो मैं खाना चाहता था। अभी जाके मैंने खा भी लिया उसे क्योंकि घर में बनी थी, तो अच्छे से मुझे अच्छा लगा वो खा के एक। वही मैं पूछने वाली थी, पूरन पोली, वारन भात, ये सब घर जाके आपने खाया कि नहीं खाया? उसको मिस किया था पेरिस में? पेरिस में नहीं मिस किया जाता कभी ऐसे कभी, क्योंकि वो वहाँ पे फोकस रहना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। एंड ये सारी चीज़ें डाइवर्ट करती है फिर उस चीज़ को। तो जो वहाँ पे अवेलेबल है उसी में खुश रहना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट था मेरे लिए। आपने कहा कि मीठा नहीं पसंद है, लेकिन जो पेरिस के कैफ़ेज़ हैं, वहाँ के क्रोissant हैं, वहाँ के जो बेकरी आइटम्स हैं, उसको ट्राई किया था वहाँ पे?
नहीं मैम, क्योंकि हमारा जो शूटिंग का स्टेडियम था बोल सकते हैं, या ट्रेनिंग था, मैच आप होती, वो पेरिस से 3 घंटा दूरी पे थी ड्राइव पे। तो एक विलेज ही था वो, और आर्मी का पूरा बेस था, तो वहाँ पे शूटिंग रेंज एंड विलेज बना था। तो हम पेरिस कभी जा नहीं पाए, बस आई थिंक लास्ट डे पे जब हम रिटर्न आना था इंडिया, तब हम पेरिस चले गए थे उस दिन। आपने वो भी बात करूँगी कि आप आईफ़िल टावर के सामने जो फ़ोटो खिंचाई थी उसको लेकर भी बात करूँगी। लेकिन आपने मेंटल फ़िटनेस के बारे में भी बात की थी। मैंने 2008 में जिस तरह से अभिनव बिंद्रा ने मेडल जीता था, इंडिया को पहला इंडिविजुअल गोल्ड मेडल लेके आए थे, उसके बाद उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कही थी कि मेडल जो है एक दिन का काम नहीं होता है, एक दिन की मेहनत नहीं होती है, उस पे लगातार आप जो है मेहनत कर रहे होते हैं। चाहे उन्होंने ये भी बताया था किस तरह से जर्मनी गए थे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और जो बॉडी की अलाइनमेंट ज़रा भी 1% इधर-उधर होता है, नेक अलाइनमेंट किस तरह से होता है, तो उस चीज़ को लेकर आपने कभी वर्कआउट किया है कि हाँ, ये करना है? यस मैम, राइट। कैसा है कि हमारा जो 3P इवेंट है, उसमें अलग अलग पोजीशंस होते हैं, नीलिंग पोजीशन, प्रोन एंड स्टैंडिंग पोजीशन। तो हमें हर एक पोजीशन में अलग अलग मसल्स काम करते हैं वहाँ पे, और उसको स्ट्रेंथ बनाए रखना पड़ता है। तो हम जिम जब जाते हैं, फिजिकल करते हैं, तब हर एक मसल्स पे अच्छे के बारीकी से हमें वर्क करना पड़ता है, ताकि जब शूटिंग करें हम, तब वहाँ पे अच्छा परफॉर्म हो। ये सब देखना पड़ता है। इवन बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग पोजीशन के लिए हमारे लिए। तो बैलेंसिंग के एक्सरसाइज भी करने पड़ते हैं उस चीज़ के लिए। एंड अनदर चीज़ ऐसी है कि बाहर हम जब गए थे, जो ऐसे अभिनव सर ने जो बोला कि ये एक दिन का काम नहीं होता, तो मेरे साथ भी बहुत सारी ट्रेजेडी हुई थी इतने कॉम्पिटिशन्स में एंड एवरीथिंग। कोई पर्टिकुलर ट्रेजेडी जो आप कह रहे हो हुई थी, वो बताना चाहोगे आप? जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो 2022 में हुआ था, उसमें मैंने कोटा विन किया था इंडिया के लिए। एंड बट मेरे लाइक जैसे मैं लीड कर रहा था सेकेंड एंड फर्स्ट रैंक पे पोजीशंस पे, बट एक शॉट की वजह से मैं फोर्थ पोजीशंस पे आ गया था, एंड आई मिस माय लाइक मेडल वहाँ पे। तो वो बहुत ही बुरा फील हुआ था मुझे उस टाइम पे, और काफ़ी सैड मोमेंट हो गया था कि देश के लिए कोटा आ गया, एक सेकेंडरी पार्ट था, लेकिन मैंने मेडल मिस किया और मेडल हार गया। ये मेरे लिए बहुत वो दुख की बात हो गई थी। एंड सेम चीज़ हैपन एशियन गेम्स में भी। जैसे हमारे फाइनल्स में 45 शॉट्स होते हैं, बट वही सेम शॉट 41 शॉट, जैसे कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी 41 शॉट ही बाहर लगा था, एशियन गेम्स में भी सेम शॉट बाहर लगा। एंड आई वाज लीडिंग ऑन अ फर्स्ट 3-4 पॉइंट से ऊपर था मैं फर्स्ट पे, बट वो शॉट 7.6 लगा, उसके कारण मैं फोर्थ पोजीशंस पे आ गया। एंड वहाँ पे तो बहुत मेरा माइंड ही पूरा डैमेज हो गया। ऐसी चीज़ों से ओवरकम कैसे करते हो आप जब आप ओलंपिक जैसे बड़े पायदान पे रहते हो, स्टेज पे रहते हो, फिर वो सारी पुरानी जो यादें हैं, उसको अलग कैसे कर पाते हो आपको? जैसे कि मैम उस चीज़ को हम मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग करते हैं, सेल्फ स्टॉक करते हैं, सेल्फ बिलीव करते हैं। जैसे कि अपने जो साइकोलॉजिस्ट सर है, वो अच्छे तरीके से उसको सिखाते हैं कि थॉट्स आते हैं तो उसको हम रोक नहीं सकते, बट उसको पॉजिटिव वे में कैसे लेना है, तो वो हमें सिखाते हैं। उसको सेल्फ टॉक के तौर पे हम उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे परफॉर्म कर पाते हैं। ओके, दैट इज़ ग्रेट। और शूटिंग में फैमिली में कोई था शूटर जिससे आपने इंस्पिरेशन लिया है? शूटिंग कहाँ से हुई? मतलब कोई तो होगा, किसी को देखा होगा बचपन में, अभिनव सर को देखा होगा या गगन नारंग या किसी भी एक शूटर को देखा होगा और सोचा होगा यार ये शूटिंग कर रहे हैं, मैं भी शूटिंग करता हूँ। हालाँकि अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं शूटिंग में भी, और व्हाई ओनली 3P? ऐसे किसी से कोई देखा नहीं था मैंने पहले। जैसे मेरा शूटिंग स्टार्ट हुआ 2009 से, बट उसके पहले जब मैं पुणे में था, महाराष्ट्र में था, तब मैंने देखा था टीवी पे कि यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे पुणे में, तो मैंने टीवी पे लाइव भी देखा था कि ये भी कोई एक स्पोर्ट्स आता है शूटिंग में, एक शूटिंग करके। एंड मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा था उस टाइम पे, अलग जो बाकी स्पोर्ट्स के मुकाबले। तो उसमें मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ने लगा, जैसे देखते गया वो लाइव सारी चीज़ें। देन आई डिसाइडेड कि जब मैं क्रीड़ा प्रबोध में था, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एकेडमी है, उसमें उन मैंने बोला कि मुझे शूटिंग गेम खेलना है, क्योंकि एकेडमी जो है वो सारे ओलंपिक इवेंट्स को अच्छे से वहाँ पे ट्रेन करवाते हैं। तो आई थिंक मैं 2009 से फिर नासिक में था, शूटिंग कर रहा था, तब से फिर शूटिंग स्टार्ट हो गई थी तो मेरी। फैमिली में किसी ने शूटिंग नहीं की थी? नहीं, नहीं। और कोई चैलेंजेस आए शूटिंग करते वक़्त? चैलेंज तो बहुत थे, क्योंकि शूटिंग एक फाइनेंशियल बहुत सपोर्टिंग इवेंट लगता है उसके लिए।
एंड मेरी फैमिली एक नॉर्मल, जैसे कि बोल सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है, तो उतना सपोर्ट उनसे हो नहीं सकता था। फिर फाइनेंसेस कहाँ से किया थी, गवर्नमेंट से क्या हेल्प मिली, उस बारे में बताइए, उस चीज़ों को कैसे ओवरकम किया आपने? जैसे कि मैंने शूटिंग जब स्टार्ट की थी क्रीडा प्रबोधिनी से, तब उन्होंने सारी जो एक्सपेंसेस होती है, ट्रैवल करना, फिर रहना, स्टे, इवन मेरा एजुकेशंस का एंड राइफल शूटिंग का जो भी सारा एक्सपेंसेस है, उन्होंने सारा सब कुछ किया था। किसने? क्रीडा प्रबोधिनी जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो एकेडमी है, उन्होंने, तो उनके पास में 2014 तक वहाँ पे था। उसके बाद आई जॉइन रेलवेज़, एंड जब रेलवे जॉइन करते हैं तब हमें वहाँ से निकलना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो नए एथलीट आते हैं उनको भर्ती करवाते हैं। बट कभी ऐसा हुआ था कि पेरेंट्स ने बोला कि नहीं ये तो बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, हम कैसे मैनेज करेंगे, मत करो, या फिर कुछ ऐसा होता है जब हम बहुत सारे अलग अलग स्पोर्ट्स में जो एथलीट्स आते हैं उनकी कहानी होती है कि ब्रदर ने गिव अप कर दिया या फिर फाइनेंशियल स्ट्रगल्स थे, कुछ ऐसा था? नहीं, मेरे फैमिली से ऐसा कुछ हुआ नहीं कभी, क्योंकि जब भी उनका कहना था कि हम एक वक्त ही रोटी खा लेंगे, लेकिन तुझे जो भी चाहिए, लेकिन शूटिंग के लिए जो भी चीज़ चाहिए होगी हम उसको प्रोवाइड करेंगे अच्छे तरीके से। ये मम्मी ने बोला था, पापा ने? जी, मम्मी ने बोला था ये चीज़ें, जैसे ये चीज़ें भी आपकी तरफ से, मुझे सबकी तरफ से पता चल रही है अभी, लेकिन आज तक उन्होंने, फैमिली ने कभी मुझे क्या, वो किस दौर से जा रहे हैं या उनको क्या ज़रूरत है, कभी नहीं बताया। अच्छा, तो वो डिफिकल्ट दौर था फैमिली के लिए? बोल सकता हूँ, क्योंकि अभी मुझे ये सारी चीज़ें पता चल रही है, तो आई कैन फील दैट कि कैसे हो सकता है वो चीज़ें तभी। कुछ स्पेशल पेरेंट्स के लिए करने का सोचा है आपने? जैसे ऐसे स्पेशल कुछ है नहीं मेरे इसमें, बट ऐसा है कि जो आज तक उन्होंने जो सफ़र किया है, जो कुछ सहा है, तो इसके बाद कभी उनको वो चीज़ें करनी नहीं पड़ेगी या उससे वो गुज़रना नहीं पड़ेगा, इतना मैं कर सकता हूँ सर। मैंने इंटरव्यू के शुरू में आपसे एक सवाल पूछा था कि यूजुअली जब मेडल जीतते हैं तो जो एक जो है हर एक खिलाड़ी जो है उसके साथ सोना पसंद करता है। जैसे कि नीरज की बात करूंगी, नीरज के घर गई थी, उनके माता पिता ने मुझे बताया था कि जो वो अपना गोल्ड मेडल है टोक्यो ओलंपिक्स का, वो हमेशा अपने पास रखते हैं, कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं वो मेडल हमेशा उनके पास रहता है। आप अपना मेडल कहाँ रखते हैं, और मेडल जीतने के बाद आप भी मेडल के साथ सोए थे? नहीं, ऐसे कुछ हुआ नहीं था मेरे साथ, मैं तो घर में नॉर्मली रखता हूँ उसको बॉक्स में। बट ऐसा है कि मेरा ड्रीम कुछ अलग है, तो उसी के लिए मुझे और ज़्यादा ट्रेनिंग करना है, और ये एक जस्ट एक क्लोज़र स्टेप है उसके लिए। तो अभी ये मेरा कंपटीशन हो गया, तो इसको साइड में रखे हुए फिर आगे दूसरा कंपटीशन लेना है, खेलना है, तो उसके लिए हार्ड वर्क करनी है, तो ये सारा अभी यहाँ पे हो गया मेरा, ऐसा बोल सकते हैं। मेडल के साथ सोए भी नहीं? नहीं, नहीं। यार बहुत ज़्यादा काम एंड कंपोज रहते हो, वो तो मैं पूछूंगी, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेडल जीतने के बाद बहुत एक ही फोटो है जहाँ पे स्वप्निल हंसते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? वो जो ज़ोन था, एक ड्रीम था, तो कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो एक फ़ील आता है ना कि जब तक वो हासिल नहीं होता तब तक वो हैप्पी मोमेंट नहीं आता अपना। तो बट जैसे कि ये है, देश का एक नाम रोशन हो गया, अपना टैली में नाम आ गया, तो एक हैप्पी मोमेंट था जब पोडियम में था, सामने से इंडियन जो एथलीट थे और जो हमें एक्सपेक्टेड कर रहे थे, उनमें किसी ने कहा कि अब तो हंस ले, तो आई थिंक उस वर्ड्स की वजह से आई थिंक मैं हंस पाया। वरना उसमें भी नहीं हंस रहे थे? राइट, मैं उस जोन में ही था पूरा का, फाइनल्स के जोन में, तो शायद उसी के चक्कर में वैसे नॉर्मल ही था। अच्छा, एक सवाल है और है, जैसे कि जब आप पहला ओलंपिक्स खेलते हो तो क्योंकि ऑब्वियसली इससे पहले स्वप्निल को ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, तो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, प्रेशर नहीं था, उससे मदद मिली, और जब एलए के लिए प्रिपरेशन करोगे, लोग अब स्वप्निल साले को जानते हैं, मालूम है कि पेरिस में मेडल लेके आए थे, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, दोनों सवाल। जैसे कि पहले वाला अलग था लोगों का, जैसे हर एक एथलीट का होता है कि किसी को और चीज़ को लोग ज़्यादा देखते हैं कि ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली मेडल ले पाएगा। तो मेरा ऐसा नहीं था, मेरा अप डाउन भी चल रहा था, एंड मैंने खुद को भी संभाल के रखा था कि कुछ भी हो जाए अपना कॉन्फिडेंस नीचे नहीं करना है, और जितना हो सके हमें शूटिंग अच्छा ही करना है वहाँ पे जाके। तो ये मेरे लिए वहाँ पे अच्छा था कि मैं खुद के ऊपर ज़्यादा बिलीव कर रहा था कि लोग आके किसको मिल रहे या नहीं मिल रहे वो नहीं देख रहा था। मेरा काम था, मेरा शूटिंग करना है और खुद पे विश्वास रखना है, वो मैं कर रहा था बस। और प्रधानमंत्री का फ़ोन आया, प्रधानमंत्री ने मराठी में बात की, वो एक्सपीरियंस, और जब दिल्ली आए और उनसे मुलाकात की आपने 15 अगस्त के दौरान, वो दोनों चीज़ों के बारे में बताइए।
जैसे कि पहले मिडल आया तभी उनका कॉल आया था, तब उनका पहला ही शब्द था और सेंटेंस बोल सकते हैं कि "कसं काय भाऊ कसे आहात", जो मराठी में है। तो वो था, तो वो सुन के काफ़ी बढ़िया लगा। एंड एक तो चीज़ हैरान हो गया था कि उनको सारी चीज़ें पता है हर एक एथलीट की। आई थिंक मेरा उस टाइम पे मंथ में बर्थ डे भी था 6 ऑफ अगस्त को, तो उनको वो भी जानकारी थी कि मेरा बर्थडे है। तो उन्होंने यही भी बात कही थी कि आपने खुद के बर्थडे के ऊपर एक खुद को गिफ्ट कर दिया ऐसे करके। अच्छा, दूसरा सवाल, बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट किया था आपने बताया, कुछ उसके बारे में भी बता दो आप। जैसे कि मैं बर्थडे के टाइम पे पेरिस में ही था। आई थिंक वो स्पेशल सेलिब्रेशन नहीं हुई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, बट जो मेरी फिजियोथेरेपिस्ट है, और उनको मैं सिस्टर मानता हूँ, सुमिता दीदी। तो वो ओजोक्यू से है, सपोर्टिंग ओजोक्यू है एंड ओजोक्यू सपोर्ट करती है। तो वो और हम दोनों पेरिस रात उस दिन गए थे एंड ओजोक्यू टीम भी वहाँ पे आई थी थोड़ा सा सेलिब्रेशन करने के लिए। उसी टाइम पे हमने वो रात को फ़ोटो खींचे थे पेरिस के टाइम पे आईफिल टावर के नीचे। एंड आई थिंक नेक्स्ट डे वहीं पे फिर इंडिया हाउस में हम गए थे, तो नीता अंबानी मैडम जी ने फिर केक कटवाया था एंड सब कुछ सेलिब्रेशन हुआ था। अच्छा, जिस तरह से काम और कंपोज रहते हैं, ये चीज़ एमएस धोनी से सीखी है, उनको देखते हुए? हाँ, मतलब उनके तरफ से भी है और मेरा खुद का भी एक चीज़ है कि मैं एक थोड़ा-सा इंट्रोवर्ट भी हूँ, तो अपने आप में रहता हूँ ज़्यादा मोस्टली, इसलिए काम रहने का पसंद है ज़्यादातर। अच्छा, लास्ट 2 सवाल, उसके बाद रैप अप करेंगे। आपने एमएस धोनी की बात की, किस तरह से आपने उनसे इंस्पिरेशन लिया है। हमने अमन सहरावत से बात की थी पेरिस में, और उन्होंने एक चीज़ बताई थी अमन सहरावत ने, उनको एक पर्टिकुलर शो देखना बहुत पसंद है, ठीक है? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिर उनके लीड एक्टर से भी मुलाकात हुई उनकी, क्योंकि आपने हमारे से इंटरव्यू किया था पेरिस में, वहाँ पे एमएस धोनी का ज़िक्र किया था। एमएस धोनी से बात हुई या मिलने की इच्छा रखी है, या कुछ पाइपलाइन में है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसे बात तो हुई नहीं है अभी तक, ऐसे इच्छा मतलब ऐसा कुछ है नहीं है। अगर मिलने का मौका मिले तो बढ़िया ही है। और बाकी तो मेरा काम शूटिंग करना है, बाकी तो सारी चीज़ें होती रहती है लाइफ में। एंड जैसे कि एक शो है जैसे मैं बहुत इंस्पायर होता हूँ हमेशा, वो एनिमेट है कौन सा? नारुतो। नारुतो जो एनिमेशन वाला है, एनिमेटेड वाला, तो वो नारुतो मुझे बहुत शो ज़्यादा पसंद है। उसको मैं हमेशा ज़्यादा देखता रहता हूँ, उस चीज़ों को कैसे वो अकेला रह के कॉन्फिडेंस रहता है और उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप करना होता है, ये सारी चीज़ें मैं उसी से सीखा हूँ। पर इच्छा तो होगी ना धोनी से मिलने की, मुलाकात करने की? इच्छा तो सबकी होती है इंडिया में, तो वो एक स्टार है, लेजेंड है, तो किसी की नहीं होगी, सबकी होगी, ऐसा कुछ है नहीं। और आपको लगता है जिस तरह से इस पर्टिकुलर पेरिस ओलंपिक्स में शूटिंग में से 3 मेडल्स आए हैं, तो यंगस्टर्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड होंगे कि शूटिंग को अब आगे एज़ अ करियर लेके जाने के लिए, आप लोगों के, जिस तरह से आप लोगों की परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए? जैसे कि अभी शूटिंग जो उन्होंने जो सारे एथलीट्स ने काफ़ी बढ़िया से परफॉर्म किया है, जो फाइनलिस्ट में आए या जो फोर्थ पे भी, बहुत सारे फोर्थ। तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया, जो हर एक एथलीट वहाँ पे गया था तो उन्होंने काफ़ी बढ़िया से शूटिंग की है, परफॉर्म किया था। आई एम रियली हैप्पी कि उनका जो हार्ड वर्क था वहाँ पे अच्छे से दिखाई दिया। एंड जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, नए अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से एक ही चीज़ है कि हमारे एक मराठी में कहावत है कि वेड लागल्याशिवाय इतिहास घडत नहीं। ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी चीज़ को हमें पाना है तो उसके पीछे पागल होना पड़ता है, तभी जाके हमारी हिस्ट्री बन सकती है। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है इस चीज़। तो वो क्या पागलपन का हद था जो आपने अपने शूटिंग के लिए यहाँ पे दिखाया था? सब कुछ छोड़ दिया था, सिर्फ शूटिंग, खाना-पीना और बाकी सारी चीज़ें, ऐसा कुछ था? बाकी तो जैसे कि जो हमारे फेस्टिवल होते हैं, मैं घर पे जाता नहीं हूँ, मोस्टली 1 साल में 1 बार कभी गया तो ऐसे जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें होती है कि बाहर करनी पड़ती है अगर हमें कुछ ड्रीम हासिल करना है तो। वेरी वेल सेड। और क्योंकि ब्रॉन्ज मेडल, हम चाहेंगे आप ब्रॉन्ज मेडल हमारे लोगों को दिखा दें। और 2028 एलए ओलंपिक्स में, ये आपने, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, आपने कहा था कि इस मेडल का कलर बदलना है। जी, जी, राइट। जैसे कि ड्रीम कंप्लीट बाकी है, गोल्ड लाना है, तो इसके लिए बहुत सारी मेहनत भी करूँगा और नेक्स्ट ओलंपिक्स में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे स्वप्न कुसाले। और जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी ज़्यादा काम, कूल, कंपोज रहते हैं एमएस धोनी जैसे। और इच्छा जता दी है कि एमएस धोनी से मुलाकात करने चाहते हैं, और लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में इस मेडल का कलर बदलना चाहते हैं।